हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास हो गई थी। वहां हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन और किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज को काम में लेते हैं और सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है और सॉल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, ये हम लोगों ने कर लिया था। अचानक लास्ट में लाइटें चली गई थी और फिर लाइटें भी शाम को 6 बजे आई है, सुबह की गई हुई, ठीक है ना। तो वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद में जो क्वेश्चंस मुझे कराने थे वो मैं करा चुका था। और आज उसके बाद में अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम समझते हैं किस तरीके से एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, किस तरीके से इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इन चीजों को हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से आगे जाकर के हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फॉर ईएमएफ कैलकुलेशन। जब हम विद्युत वाहक बल का परिकलन करेंगे, दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आते हैं। किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता कैसे है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी किन्हीं भी दो चीजों के बीच में चार्ज का सेपरेशन होता है, क्या होता है बेटा, चार्ज का सेपरेशन होता है। तो चार्ज के सेपरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है। आ रही है बात समझ में? मैं अगर आपको कहूं, आ रही बात समझ? मैं अगर आपको कहूं पहली चीज कि चार्ज सेपरेशन के कारण, देखो मैं पहले सिंपल यहां लिख रहा हूं, चार्ज सेपरेशन के कारण, चार्ज सेपरेशन के कारण चार्ज सेपरेशन के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है कि कोई भी दो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, उन अपोजिट चार्जों के कारण क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम E इजिकल टू क्यू इंटू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो आप ये याद रखना, कहने का मतलब कोई एक स्ट्रिप है और स्ट्रिप के इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज का जो इस सेपरेशन हो रहा है, इस सेपरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा और वो पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। उसी को अपन कहते हैं बेटा, आ रही बात समझ में, चार्ज पोटेंशियल। अभी चार्ज पोटेंशियल जो आ गया और इसी से अब हमारी थ्योरी बनती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम करता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई भी मेटल की कोई रॉड है, अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, बशर्ते है कि सॉल्यूशन उसी आयन का बना हुआ होना चाहिए जिसकी की मेटल रॉड है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दो अपोजिट टेंडेंसीज वहां पर काम करती है। थ्योरी ये कहती है कि जर्नल किताबों में आप ये पढ़ोगे कि जब किसी मेटल रॉड को उसी के आयन के अंदर, आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो कुछ चार्ज पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। अरे भाई, चार्ज का सेपरेशन क्यों हो रहा है, किस कारणों से चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ऐसे कौन से फिनोमिना है जिसके कारण चार्ज का सेपरेशन हो रहा है और ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। हम उसी चीज की स्टडी अब प्रॉपर वे में कर रहे हैं और मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होगा और चार्ज के सेपरेशन से हम यहाँ पर पोटेंशियल को डेवलप करेंगे। अब ये पोटेंशियल हमारे पास में दो तरीके का हो सकता है कि प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर रिडक्शन हो तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? तो दो तरह का पोटेंशियल क्लियर होगा, एक एक जर्नली, एक जर्नली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा जर्नली रिडक्शन पोटेंशियल।
अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के पीछे की कहानी क्या है, पहले हम इसको समझ लें और इसको समझने के बाद टू द पॉइंट आते हैं और फिर इनमें रिलेशन बनाते हैं। इस रिलेशन के जरिए हम सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर हम उस पर बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैंने क्या कहा, वेन एवर एनी मेटल रॉड, कोई भी मेटल रॉड हो, इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ऑन इट्स आयन। आ रही बात समझ, हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके आयन में डाल रहे हैं अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दो अपोजिट टेंडेंसी। कोई भी 2 अपोजिट टेंडेंसी होंगी, कौन कौन सी, एक होती है सॉल्यूशन प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर ये 2 टेंडेंसीज दिखती हैं। बात समझ में आ रही, whenever any metal rod is dipped into solution of on its ion, अपने ही खुद के आयन में। समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि इस तरीके से मेरे पास में कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से मैंने मेटल की रॉड को डाल दिया है। डन, ये मेटल की रॉड है और यहां मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में अब यहां ये कोई सॉल्यूशन फिल है। डन बेटा, और ये सॉल्यूशन मेरे पास में कौन सा है, अंडरस्टूड है कि मेरे पास में ये सॉल्यूशन इसी मेटल स्ट्रिप के बने हुए आयन का है। डन, बात समझ में आ गई, जिसकी मेटल स्ट्रिप है उसी के ही आयन का ये सॉल्यूशन है। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं ये जिंक की रॉड लेता हूं तो 100% मेरे पास में ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने ये कॉपर की रॉड ली है तो ये सॉल्यूशन 101% कॉपर सल्फेट का लूंगा। बात समझ में आ रही, ये एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब जिसकी मेटल स्ट्रिप होती है उसी का ही बना हुआ, उसी आयन से ही सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है एक साथ, एक लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक लगता है सॉल्यूशन प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर और इस सॉल्यूशन प्रेशर के कारण ही बेटा चार्ज का सेपरेशन होता है और इस चार्ज के सेपरेशन के कारण ही पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है और इसी चीज को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस चार्ज का सेपरेशन कैसे हुआ, समझना इसको है कि चार्ज का सेपरेशन हुआ कैसे। अब इसके 3 केस हो सकते हैं। इस चार्ज सेपरेशन के दौरान हो सकता है कि ये जो मेरे पास में मेटल रॉड है, ये जो मैंने मेटल रॉड ली है ये कुछ इस तरीके से हो जाए। क्लियर है बेटा, इस मेटल रॉड का हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो जाए। कहने का मतलब वेट ऑफ मेटल रॉड डिक्रीज हो जाए, या मैं ऐसा कह दूं कि टेंडेंसी ये भी तो हो सकती है कि ये वेट ऑफ मेटल रॉड इंक्रीज हो जाए, जो इस रॉड का मास है वो इंक्रीज हो जाए। तो एक तो रॉड का वेट कम हो रहा है, दूसरा केस रॉड का वेट बढ़ रहा है। तीसरे केस की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा केस मेरे सामने ये आता है कि कुछ भी ना हो, आयन गए जो सॉल्यूशन में थे इस रॉड से टकराए और टकराने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज वैसा के वैसे लौट आए। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ रॉड रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं हुआ उसके वेट में। क्लियर है, तो मेरी बात को समझिए। मैंने ये कहा कि व्हेन एवर एनी मेटल रॉड is dipped into the solution of its own ion, then depending upon the magnitude of 2 opposite tendency, that is solution pressure, मैं क्या कह रहा हूं, that is solution pressure and osmotic pressure। अब ये solution pressure और osmotic pressure क्या है, there 3 possibilities may occur, इसके कारण 3 तरह की possibilities होंगी। पहली, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज हो जाए जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा हो सकता है कि वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो जाए और तीसरा वेट ऑफ रॉड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन होती है कि वेट ऑफ रॉड या तो इंक्रीज हो जाए या वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो जाए, तो ये जो मेटल की स्ट्रिप है हम इसी को ही तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। तो अगर ये इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है तो बेटा ऐसे इलेक्ट्रोड कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, जहां पर वेट ऑफ रॉड या तो इंक्रीज होगी या वेट ऑफ रॉड
डिक्रीज होगी तो मेरे पास में ये दोनों कहलाएंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, और हिंदी में इसको कहते हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? सक्रिय इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और वेट ऑफ रॉड रिमेन्स सेम, और इसके ऊपर कोई फर्क ना हो कि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। हाँ, कंटेनर में रिएक्शन कराने के लिए खुद अवेलेबल है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो ऐसे इलेक्ट्रोड कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहलाते हैं बेटा ऐसे इलेक्ट्रोड? ये लीजिए, ये तीसरा वाला जो केस है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये क्या कहलाएंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आई? ये क्या कहलाएगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो पहले एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, चार्ज का सेपरेशन होने का बेसिक रीजन क्या है, ये मैंने आपको बताया। यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा? मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करता। लुक और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आ रही है बात समझ? अब हमारे पास है कि सर आपने दो चीज बताई। पहला, सॉल्यूशन प्रेशर, ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या चीज है, और दूसरा आपने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉल्यूशन प्रेशर की। ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या चीज है? आइए अब हम इस सॉल्यूशन प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना बेटा? जब किसी भी मेटल स्ट्रिप को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सॉल्यूशन के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो उस मेटल आयन को, जनरली मेटल को वो कन्वर्ट कर दे उसके आयंस में। मैंने क्या कहा कि एक तरह की ऐसी टेंडेंसी होती है जो मेटल को उसके आयंस में कन्वर्ट कर दे, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। मैं फिर क्या कहा, मान लो कि मेरे पास में ये कोई मेटल है और ये मेटल सॉलिड से M+N में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में। क्लियर है? इसी टेंडेंसी को मैं जनरली क्या कह रहा हूं कि ये एक ऐसी टेंडेंसी है, आ रही है बात समझ, जिसमें मेटल आयन कन्वर्ट हो रहा है। किस में बेटा? मेटल कन्वर्ट हो रहा है उसके आयन में। तो मैं ये कहूं टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट, आ रही बात समझ, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, इनटू आयंस are known as solution pressure। बोलो मेरी बात समझ में आई कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा? पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि साहब इस सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं सेकंड केस की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये नहीं कि आप सॉल्यूशन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लें। ये ऑस्मोटिक प्रेशर अब इसकी अपोजिट टेंडेंसी है। क्या अपोजिट टेंडेंसी? टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू कन्वर्ट मेटल। ये लीजिए, मैंने ये कहा कि मेरे पास में मेटल आयन एक्वस में है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा? मेटल में। बात समझ में आ रही है? यहां पर मेटल कन्वर्ट हो रहा था मेटल आयन में, और यहां पर मेटल आयन कन्वर्ट हो रहा है मेटल में। डन। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ऑस्मोटिक। आ रही है बात समझ में? प्रेशर किसके लिए? उस सॉल्यूशन के लिए। तो मैं ये कहूंगा टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू कन्वर्ट into metal are known as
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज नोट करो आप, देखो बेटा, चैप्टर पढ़ना अलग चीज और उसको फील करना अलग चीज है। यहां फील करिए कि ऐसा होता क्यों है। जब ये चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी, कंसेप्ट बूस्ट होने लगेंगे, तो अच्छी से अच्छी चीज समझ में आने लगेगी। मैं अगर यहां देखूं तो लुक, सॉल्यूशन प्रेशर के कारण सिस्टम में ऑक्सीडेशन प्रोसीड हो रहा है, हाँ या ना? और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सिस्टम में रिडक्शन हो रहा है। तो क्या एक इनडायरेक्ट फिनोमिना चल रहा है क्या रेडॉक्स का? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक रिडक्शन प्रोसेस। अब मैं इसी के ऊपर ही आपसे केस स्टडी करता हूं। भाई ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस प्रोसेस को आप लोग कैसे समझाओगे? तो मैं ये कहता हूं आपको कि अगर मैं केस फर्स्ट लो, इसके मैं दो केस बनाता हूं। अगर मैं केस फर्स्ट की स्टडी करूं तो केस फर्स्ट की स्टडी में मैं आपसे ही कह सकता हूं कि व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो मेटल को मेटल आयन बनने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी। बेटा शालू बात समझ आ रही है? पूजा जी मेरी बात समझ आ रही है? और ये सारा काम कहां होगा? एनोड पर होगा, यस या नो? ये सारा काम कहां होगा? एनोड पर, क्योंकि एनोड पर होता ही क्या है? ऑक्सीडेशन। तो मेटल से मेटल आयन बनने की जो टेंडेंसी है वो कहां होगी? एनोड पर। और जब एनोड पर हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि भाई वेट ऑफ रॉड डिक्रीज होगा, यस या नो? जो इलेक्ट्रोड का मास है वो डिक्रीज होगा। और जब इलेक्ट्रोड का मास डिक्रीज होगा तो उस इलेक्ट्रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रोड की सरफेस पर रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में तो चार्ज पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। हम पढ़ के आए इस बात को। तो क्या मैं यहां पर अब इस बात को आपको समझाता हुआ ये लिख सकता हूं क्या कि वेट ऑफ रोड तो डिक्रीज हो रहा है? आ रही बात समझ में? और इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या इलेक्ट्रोड हैज चार्ज नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। अब वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड के ऊपर तो होंगे, तो वहां पर चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन ये मेटल निकल करके सॉल्यूशन में आने लगा, क्या बन करके? एम प्लस आयन। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस आयन सॉल्यूशन में बढ़ गई। अब सॉल्यूशन में एम प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो सॉल्यूशन में चार्ज कौन सा बढ़ेगा? पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं एंड सॉल्यूशन हैज पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ गई? और ये जो प्रोसेस होने का रीजन है वो क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या है वो? ऑक्सीडेशन। देखो आपने यही तो कहा है कि सर यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सारा का सारा ये किसके कारण हो रहा है बेटा? इसके कारण। बोलो मेरी बात समझ में आई है कि ये जो सारा केस नंबर 1 की हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो सारी चीज है वो केस 1 जो हम स्टडी कर रहे हैं किसके कारण हो रहा है? सब सॉल्यूशन प्रेशर के बढ़ जाने के कारण। इस सॉल्यूशन प्रेशर के बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोड पर तो चार्ज नेगेटिव आ रहा है और सॉल्यूशन में चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। अब इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या चार्ज का सेपरेशन हो गया? और इस चार्ज के सेपरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा और इस चार्ज के सेपरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। तो मैं ये कहूं, तो
मैं ये कहूं सो इन दिस केस, इस केस में मैं ये कहूं सो इन दिस केस metal has high tendency, so in this case metal has high tendency to convert हो रहा है। आ रही है बात समझ में? किसमें बेटा? इट्स आयन high tendency to convert to its ion, मेटल के पास में बहुत ज्यादा टेंडेंसी किस में कन्वर्ट होने की? उसके आयंस में कन्वर्ट होने की। आ रही बात समझ? सो वेट ऑफ डिक्रीज, सो वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस। क्लियर है? इसी के कारण क्या हो रहा है? वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो रही है, एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, एंड this type of electrode is known as, and this type of electrode is known as anode। बोलो, पहले ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये चीज समझ में आई क्या? इसको एक बार आप कॉपी करो, अच्छे से देख करके कॉपी करो एक बार कि क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या चीज समझ में नहीं आई आपके, फिर मुझसे पूछो। हाँ बेटा, यहां तक केस फर्स्ट मैं समझता हूं आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे इस केस फर्स्ट की ही प्रॉपर वे में स्टडी करता हूं। ये तो थ्योरेटिकल है, अब इसको कंसेप्चुअल में मैं लेके आता हूं और डायग्रामेटिकली इस चीज को पूरी समझते हैं। बोला आप कहना क्या चाह रहे हो? डन है बेटा? चलो अब इसको अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए कैसे, एक एक चीज को समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में ये कंटेनर है, डन, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में ये मेटल स्ट्रिप है। ये लीजिए, इस तरीके से ये मैंने मेटल स्ट्रिप को रख दिया। क्लियर है? ये मेटल है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो मेटल है ये क्लस्टर्स ऑफ एटम्स है, और एटम के अंदर तो दोनों तरह के चार्ज पॉसिबल होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तभी तो न्यूट्रलाइज होकर के किसी ना किसी चीज का डेवलपमेंट होता है। तो इस एट द टाइम मैं ये कहूं कि इस मेटल स्ट्रिप में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, ये लीजिए, और मैं ये कहूं कि मेरे पास में नेगेटिव चार्ज भी है। मेटल स्ट्रिप के पास तो दोनों चार्ज है, तभी तो ये स्टेबलाइज्ड है। यस या नो? और इसको अब मैंने क्या किया है, इस मेटल स्ट्रिप को इसी के ही आयन के एक सॉल्यूशन में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। ये लीजिए, ये इसी का ही क्या है, कोई सॉल्यूशन है, मेटल आयन का ही। बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज को आप लोग समझना। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आना चाहिए हमेशा और हमेशा के लिए, फिर कभी भी ये भूला नहीं जाए। कुछ इस तरीके से पढ़ना ताकि प्रॉब्लम जितनी भी भविष्य में आए इनसे रिलेटेड अपने आप क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमने कहा कि SOP, या मैं ऐसा कह दूं कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है किससे,
ऑस्मोटिक प्रेशर से। और अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो मेटल की मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्लियर है? तो ये मेटल अब यहां से निकल करके M+ आयन में आना स्टार्ट होगा और यहां पर अपने कुछ N इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये N इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहां से एक वायर के जरिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को N इलेक्ट्रॉन बाहर ले सकता हूं। एक ये सिंपल सा फिनोमेना। क्लियर है? अब ये M+ आयन अंदर आ रहे हैं सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो 101% सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे M+ आयन अंदर आते जा रहे हैं, इस रॉड पर से धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। यस या नो? क्योंकि ये M+ आयन निकल करके सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यस या नो? और ये कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जबकि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो मैं ये कह दूं, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम फिर मैं यहां पर ऐसा ही एक कंटेनर ले लेता हूं। बड़ा ध्यान से, ये मेरे पास में वही मेटल स्ट्रिप है। क्लियर है? बड़ा ध्यान से देखिए। और मेरे पास में यही वो कहानी जो मैं कह रहा हूं, ये मेरे पास में इस तरीके से अभी भी ये सॉल्यूशन फिल है। लीजिए, बड़ा अच्छे से इस चीज को पहले आप समझिए। क्लियर? ये अभी भी मेरे पास में M+N का ही सॉल्यूशन है। लेकिन अब हुआ क्या? ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई और अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस तरीके से इस रॉड स्ट्रिप के चारों ओर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? क्योंकि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। ये लीजिए, क्लियर हुआ? इस तरीके से ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, लेकिन इस रॉड पर से पॉजिटिव चार्ज में कमी आती गई और यहां पर अब इस रॉड पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है। क्लियर है क्या बेटा? अब बड़ा ध्यान से देखो, दोनों तरफ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन आपको बड़ा अच्छे से नजर आ रहा है क्या? क्लियर है? इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के ये वायर जहां से मैं N इलेक्ट्रॉन बाहर ले रहा था और ये मेरे पास में मेटल की स्ट्रिप थी। क्लियर है क्या बेटा? और ये N इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए बाहर जा रहे थे। अब यहां पर जो ये पोटेंशियल जनरेट होगा, ये चार्ज का सेपरेशन हुआ। किसके कारण? सॉल्यूशन प्रेशर के बढ़ जाने के कारण। सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेटल की टेंडेंसी M+N एक्वस में आने की बहुत ज्यादा है। अगर ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से चार्ज का सेपरेशन होगा और चार्ज के सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसी को ही तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उसी प्रोसेस के नेम के ऊपर इसका नेम दे दिया जाता है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल है। बोलो, मेरी बात समझ में आई यहां तक बेटा तुमको? क्लियर है? तो मैं ये कहूं कि अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये मेटल सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किसमें बेटा? M+N एक्वस में। मुद्दा इक्विलिब्रियम का साइन मैंने आपको बता दिया। ये चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक कि यहां पर कंप्लीटली पॉजिटिव और यहां पर कंप्लीटली नेगेटिव डेवलप नहीं हो जाता और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी चीज को ही तो अपन कहते हैं एनोडिक हाफ सेल। आ रही है बात समझ में? ये AHC एनोडिक हाफ सेल बन जाता है। गैल्वेनिक सेल का पूरे प्रोसेस में आपने देखा था। क्लियर है? तो ये क्या बन जाता है? AHC। और ये जो मेरे पास में प्रोसेस हो रहा है, क्या यहां से N इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं
और ये n इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं इस प्रोसेस को, तो ये प्रोसेस मेरे पास में कौन सा है बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा है ये? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बोलो, बात समझ में आई? ये प्रोसेस कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है? और इसी चीज को अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में समझाऊं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में इसी चीज को समझा दूं। तो बड़ा ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास में कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से कोई मैंने मेटल की स्ट्रिप को रख दिया है, और इसको एक वायर से जोड़ दिया है। यहां से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे, और ये इसमें एक सॉल्यूशन फिल है। ये सॉल्यूशन 101% उसी आयन का होगा जिससे बना हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये M+N आयन का एक सॉल्यूशन। अब इस मेटल की स्ट्रिप से M+N आयन निकल करके इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, बिकॉज sp ज्यादा है OP से। क्लियर बेटा? sp ज्यादा है OP से, तो पोटेंशियल यहां पर डेवलप हो रहा है। ये वाला प्रोसेस यहां होगा, तो मैं ये पर यहां पर क्या ये चीज कह सकता हूं क्या बेटा? क्या कह सकता हूं? बड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको यहां पर ये कह सकता हूं क्या? पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। हाँ या ना? पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन के कारण, आवेश के पृथक्करण के कारण, चार्ज सेपरेशन के कारण क्या एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और प्रोसेस जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? क्या कह सकता हूं मैं इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं अब साधारण तरीके से ओपी भी लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में, या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ई ऑक्सीडेशन। आ रही है बात समझ में? कुछ इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। आ रही है बात समझ में? तो क्या मैं अब ई ऑक्सीडेशन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? ई, देखो ये फेज सॉलिड है और ये फेज एक्वस है, तो मेटल से, मेटल कहने का मतलब मेटल सॉलिड से क्या ये अब इस तरीके से मेटल M+N एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आप लोगों को बेटा समझ आया क्या, कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? यस या नो? यहां तक बात क्लियर है कि मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं ये बात कहूं कि एट, इसी चीज को अब मैं ये कहूं कि एट स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर मैं इसको ले लूं। किस पर ले लूं? एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ? आइए पहले इस चीज को समझते हैं। मैं कह दूं कि प्रेशर जो है मेरे पास में वो 1 बार है। प्रेशर कितना है बेटा? 1 बार है। और कंसंट्रेशन मेरे पास में कितनी है? सॉल्यूशन में पड़े हुए सॉल्यूशन की 1 मोलर है। अभी तक कोई भी कंसंट्रेशन थी, अब मैं कह रहा हूं कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो 1 बार पे हो रहा है, और जो कंसंट्रेशन है मेरे पास में वो कितनी है? 1 मोलर है। कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर में कुछ भी ले सकता हूं, बट जर्नली ये सारा प्रोसेस एक रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, इसलिए हम जर्नली रूम टेम्परेचर को ही फॉलो करते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैं ये कहूंगा बट जर्नली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे ही सारा काम होता है, इसलिए जर्नली मैं इसको क्या लूंगा बेटा? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा। बोलो
ये मेरी बात क्लियर है बेटा यहां तक? अगर अब ये यहां तक क्लियर है तो क्या मैं इसको अलग तरीके से आपको अगर समझाना चाहूं तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकता हूं क्या? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर है? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी भी कहा है, और इसी को ही डिनोट करने के लिए मैंने मेटल सॉलिड ऑब्लिक M प्लस N एक्वस कहा है। कब? जब ये नॉर्मल कंडीशन पर है, और जैसे ही ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर आएगा तो यहां पर नॉट लग जाता है। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड कंडीशन पे आते ही उसके ऊपर नॉट लग जाता है और हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी को अब ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये मेरे पास मेटल सॉलिड है और ये M प्लस N एक्वस है। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे एक रिलेशन की बात करूं तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको SOP बोलूंगा? क्या यह है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मुद्दा मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। ये चीज अब आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। शालू जी और पूजा जी, बेटा क्लियर हुई ये चीज? तो फिर मैं केस सेकंड की स्टडी करता हूं। अब केस सेकंड पे मैं ये मान लेता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से। पहले ये बताओ इतनी चीज क्लियर हुई? सही है सियानो? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? तो अब मैं केस आप लोगों के सामने सेकंड स्टडी करने जा रहा हूं। क्लियर है बेटा? तो ये देखिए केस सेकंड। क्लियर है? केस सेकंड। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे लिए समझाना सिर्फ 2 मिनट का काम था। मैं ये कह देता जर्नल बुक की तरह कि भाई किसी भी मेटल स्ट्रिप को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए और चार्ज का सेपरेशन हो जाए, इसके कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा देता और फटाफट तुम्हें न्यूमेरिकल करा करके इस चैप्टर को बाइंड अप करने की भी मैं क्षमता रखता हूं कि 3 दिन में भी ये चैप्टर खत्म हो सकता है। लेकिन नहीं, उससे एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, उससे क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। बात समझ आ रही? उससे कभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, बोझ लगता है दिमाग पे, पता नहीं क्या है। अब जब भी कभी इसका रिवीजन लगाओगे 30 सेकंड में तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे थी। डन? अब मैं केस सेकंड की बात करता हूं और केस सेकंड में मैं कहता हूं कि व्हेन ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन एसपी। क्लियर है बेटा? और अगर ये कंडीशन मेरे पास में है तो देखिए मेटल आयन की मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि सो इन दिस केस आ रही बात में, इस केस में क्योंकि क्या ज्यादा है बेटा? ओपी। और ओपी का मतलब क्या हुआ? आ गई बात समझ में? ओपी का मतलब क्या हुआ? मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट, मेटल आयन को मेटल में जो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि इन दिस केस मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल। सो इन दिस केस मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल। आ रही बात समझ? सो इन दिस केस मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल एंड वेट ऑफ रॉड। मेटल आयन अगर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो मेटल का डिपोजिशन उस रॉड पर होगा। तो होगा क्या कि वेट ऑफ मेटल रॉड इंक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? वेट ऑफ मेटल रॉड इंक्रीज होगा। और वेट ऑफ मेटल रॉड अगर इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब ये M प्लस N एक्वस था, इससे मुझे M सॉलिड मिल रहा है। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, अगर ये हो रहा है तो मेटल का रॉड का वेट बढ़ रहा है, और वेट बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस सारा कहां हो रहा है? ये सारा प्रोसेस हो रहा है कैथोड पर। आ रही बात समझ में? तो वेट ऑफ मेटल रॉड क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा।
आ गई बात समझ में? तो मैं कहूंगा कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड is known as cathode। ये क्या कहलाएगा? This type of electrode is known as cathode। अगर अभी कैथोड है तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये कैथोड पर हो रहा है। डन। और अगर ये सारा प्रोसेस कैथोड पर हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन प्रोसीड होगा, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ये लीजिए, बात समझ में आई? केस सेकंड की क्या हो रहा होगा? रिडक्शन प्रोसीड हो रहा होगा। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, मुद्दा जो यहां समझने का है। क्लियर है? अगर कैथोड है और रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है बेटा? तो मेटल में से, उस सॉल्यूशन में से मेटल निकल निकल करके रॉड पर जाकर के जमा हो रहा होगा, तो सॉल्यूशन में तो चार्ज नेगेटिव जनरेट होगा और इलेक्ट्रोड पर चार्ज पॉजिटिव जनरेट होगा। यस या नो? तो इलेक्ट्रोड हैज पॉजिटिव चार्ज, वाइल जबकि सॉल्यूशन के पास एंड सॉल्यूशन हैज नेगेटिव चार्ज। शालू जी बेटा बात समझ में आ गई क्या? बोलो, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर हुआ? अच्छे से यहां तक बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया मेरे पास में? अगर अब मैं इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल अगले वाले की तरह आप लोगों से एक्सप्लेन करता हुआ बातचीत करूं, तो क्या मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं क्या? ये लीजिए कि मैंने ये कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में इसी तरीके से ये एक मेटल की स्ट्रिप को लगा दिया है और यहां पर इस तरीके से ये मेटल की स्ट्रिप है। क्लियर है बेटा? और इसमें अब मैं यहां पर इस तरीके से ये लीजिए सॉल्यूशन को फिल कर रहा हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास में क्या आ गया? ये कोई सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि एट द टाइम यहां पर मैं वायर लगा रहा हूं और इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज इस मेटल रॉड के पास एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्टेट में एक रॉड है। आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है? तो अगर मेरे पास में ये चीज है तो अब मेरे पास में मैं कह रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन में जो M+N आयन है वो इधर जाएगा और जाकर के रॉड से टकराएगा और रॉड से टकरा करके अपने आप को रिड्यूस्ड कर लेगा। कहने का मतलब ये M+N आयन, क्लियर है क्या बेटा? जो उधर से पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब वो N इलेक्ट्रॉन वायर से अंदर आएंगे और इस प्लेट के ऊपर N इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। अब ये मेटल जो जाकर के टकरा रहा है, एक्वस आयन, ये इन N इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब तक प्रोसेस? तब तक इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये कौन सा है? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? ये कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हुआ। तो मैं ये कहूं कि आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद अगर मैं चेक करूं तो इस कंटेनर में कुछ प्रक्रिया ऐसी होगी। ये लीजिए, ये मेटल की स्ट्रिप और ये मेटल की स्ट्रिप के पास क्या मैं अब ये कह सकता हूं क्या ये इस तरीके से यहां पर ये सॉल्यूशन फिल है?
ये लीजिए, अब हुआ क्या कि यहां पर इस मेटल स्ट्रिप के पास अब सारा का सारा नेगेटिव चार्ज तो इन्होंने ले लिया, तो इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर अब हर जगह क्या इकट्ठा हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के पास क्या इकट्ठा हो गया है, नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, और सॉल्यूशन के पास में सब जगह पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, ये सॉल्यूशन के पास में हर जगह पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब बड़ा ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन पर तो नेगेटिव है और इलेक्ट्रोड पर चार्ज पॉजिटिव है, क्लियर है। तो यहां पर चार्ज का सेपरेशन हो गया क्या, हाँ या ना, क्लियर है। यहां पर क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन। ठीक है क्या, ड्यू टू दिस potential is developed, potential is developed, potential is developed is called reduction potential, is called reduction potential, reduction potential। ये लीजिए, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इसको लिख सकता हूं आरपी, या फिर ई रिडक्शन से भी शो कर सकता हूं। बोलो मेरी बात समझ में आई बेटा, ये हुआ क्या सारा प्रोसेस, डन यहां तक। और इसी चीज को मैं कह रहा हूं CHC, कैथोडिक हाफ सेल। तो कैथोड पर यह प्रक्रिया हो रही थी और एनोड पर जैसा मैंने आपको पीछे बताया वो प्रक्रिया हो रही थी। तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है क्या। और यही सारी चीज जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को मैं आरपी भी कह सकता हूं, और इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकता हूं। अब इस पूरी चीज को अगर मैं आपको इन शॉर्ट, जैसे मैंने पीछे बताया, अगर मैं वैसे डिस्कस करूं, तो ये लीजिए कि मेरे पास में ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से ये मेटल स्ट्रिप है, और यहां पर ये सॉल्यूशन फिल है, ये मेटल स्ट्रिप, और यहां से ये वायर है, और इस वायर से एन इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, और ये प्रोसेस हो रहा है। डन बेटा, ठीक है ना। और यहां पर धीरे धीरे ये मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, और डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, इसी के कारण वेट ऑफ रॉड इंक्रीज हो गया। वेट ऑफ रॉड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो इस चार्ज सेपरेशन के कारण डेवलप हो रहा था, उसे ही मैं कह रहा था रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इसी को ही मैंने कहा है आरपी, और इसी को ही मैंने कहा है ई, रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। और इसी चीज को ही अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, तो देखो बेटा M प्लस एन एक्वस ये रहा, और ये कौन सी स्टेट है, बड़ा ध्यान से देखो, सॉलिड स्टेट। तो क्या मैं MS बोल सकता हूं, तो ये मेरे पास में एक्वस में, और ये मेरे पास में सॉलिड के अंदर है, क्लियर है बेटा। फेस अलग अलग है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आया। अब मैं कहूंगा कि एट स्टैंडर्ड स्टेट, और मैं पीछे बता चुका हूं, तो ये आरपी की जगह कहलाएगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या मैं अब इसको E नॉट रिडक्शन लिख सकता हूं, क्या अब मैं इसको E नॉट M प्लस एन एक्वस, और क्या इसको M सॉलिड, इस तरीके से लिख करके एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या। बोलो बेटा, यहां तक मेरी बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई क्या। शालू जी सिर्फ और सिर्फ रूम में आप ही अवेलेबल हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि आउट होता जा रहा है मामला। क्या बेटा ज्यादा इंग्लिश काम में ले रहा हूं क्या।
ठीक है, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो अब तुम्हें पता पड़ गया होगा कि चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है, कब तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, कब हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो केस फर्स्ट और केस सेकंड आपने दोनों पढ़ लिया। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ये लीजिए केस थर्ड। क्लियर है? ये लीजिए केस थर्ड। और केस थर्ड क्या है? केस थर्ड में कह रहा हूं कि एसओपी मतलब सॉल्यूशन प्रेशर विल इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के दोनों जब सेम होंगे, आ रही है बात समझ में? मैं कंडीशन डाल रहा हूं, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे, तो मैं कहूंगा नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड। क्या कहूंगा? नो चेंज। आ रही बात समझ में? नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड, नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड। रॉड में किसी भी तरीके से वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ये चेंज नहीं आ रहा है तो ना तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और ना ही यहां पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, और इस तरीके से बनने वाले इलेक्ट्रोड मेरे पास में कहलाएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। आ गई बात समझ में? अब ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? वर्क ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। तो मैं ये कहूं कि ये जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वेट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। कहने का मतलब ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और ना ही रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड वर्क ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वर्क ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए सिर्फ ये काम में आ रहे हैं। क्लियर है? अब ऐसे इलेक्ट्रोड जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि प्लैटिनम के जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं, या मैं कहूं कार्बन में ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वो सारे के सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। रीजन आपका समझ में आ गया? ऐसा हो जाने के कारण ये अक्रिय इलेक्ट्रोड बनते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? चलिए, अब मुद्दा ये है कि भाई ये तो हो गया हमारे पास में केस थर्ड। मुद्दा ये है कि कौन कौन से फैक्टर है जो सेल पोटेंशियल को डेवलप करते हैं और अफेक्ट करते हैं। तो मैं यहां से कह रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं? आ रही है बात समझ में? तो पहले नंबर पे मैं लूंगा, जो चीज हम पढ़ के आए इसको, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला कारक अगर मैं लूंगा तो मैं बात करूंगा नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। भाई जो आपने धातु लिया है वो कैसा है और उसके आयन का व्यवहार कैसा है। क्या कहूंगा? नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। बात समझ में आ रही है कि मेटल का नेचर कैसा है और इसका आयन का नेचर कैसा है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब मैं आपको यह कहूं कि अगर मैंने Fe से Fe+2 बना लिया, या Fe से Fe+3 बना लिया, या Zn से Zn+2 बना लिया, बात समझ में आ रही?
क्लियर हुआ बेटा? और इसके पोटेंशियल की वैल्यू को मैं ये कह दूं कि भाई Fe से Fe+2 बनने पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा वो x वोल्ट, यहां से ये हुआ होगा y वोल्ट, और यहां से ये हुआ होगा z वोल्ट। तो बड़ा ध्यान से आप समझिए, सारे ही मेटल अलग अलग है, सब में होने वाला प्रोसेस भी अलग अलग है। तो यही तो मैंने लिखा है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। अरे भाई मेटल तो ये भी आयरन था, ये भी आयरन, लेकिन यहां पर इसका आयन Fe+2 में कन्वर्ट हुआ और यहां पर Fe+3 में कन्वर्ट हुआ। आ रही है बात समझ में? तो मैं ये कहूंगा कि डिफरेंट मेटल जो होंगे वो ऑलवेज डिफरेंट पोटेंशियल शो करेंगे। क्लियर है? डिफरेंट मेटल ऑलवेज शो डिफरेंट पोटेंशियल, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। क्लियर है बेटा? अब मैं दूसरे पॉइंट की अगर आपसे बात करूं तो ये लीजिए, जो मैं दूसरा पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। भाई ये आयन जो सॉल्यूशन में पड़ा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? तो दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये लीजिए, आयन की सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आ गई बात समझ में? प्रेशर इन केस ऑफ, आ गई बात समझ में? गैस, अगर कोई गैसियस है तो मैं बात करूंगा प्रेशर। इन केस ऑफ गैस, मान लो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेता, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो जो कंसंट्रेशन वगैरह जो मैं सारी चीजें बात करता वो प्रेशर के ऊपर करता, तो कंसंट्रेशन के साथ साथ मैं प्रेशर भी ले रहा हूं अगर मेरे पास में गैस है तो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है बेटा कि किस टेम्परेचर पर ये सेल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है? तो तीसरा जो फैक्ट करने वाला अफेक्टिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। भाई किस टेम्परेचर पर आप ये सारा एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। तो तीसरा फैक्टर मेरे पास में क्या होगा? जो तीसरा फैक्टर होगा, टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये लीजिए। बोल, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आज की क्लास का जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी समरी अब आ रही है। और अगर ये समरी समझ आ गई तो न्यूमेरिकल्स मिनटों में निकलेंगे। अब देखिए कैसे। मैं आपसे अब बात कर रहा हूं मुद्दे की, वो क्या है थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रिलेशन इन बिटवीन, आ रही है बात समझ? रिलेशन इन बिटवीन एसओपी एंड एसआरपी। बोले ये क्या चीज है? एसओपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एसआरपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन के अंदर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसी भी चीज का, और रिडक्शन पोटेंशियल में होगा क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो चीज वही, समझना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कहने का मतलब समझना, अगर मैं एनोड पर किसी भी रिएक्शन को कराऊं तो ये मेटल सॉलिड में था, और अब ये मैं यहां ले लेता हूं नीचे। ये लीजिए, एनोड पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मेटल सॉलिड में है और वो कन्वर्ट होगा
m प्लस n एक्वस में और n इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर यही रिएक्शन कैथोडिक चैम्बर में होती तो ये m प्लस n एक्वस आसानी से इन n इलेक्ट्रॉन को गेन करता और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट कर देता। यहां से अगर मैं बात करूं तो अब मेरे पास में कोई नेट सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती। नेट सेल रिएक्शन, ये n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन, ये मेटल सॉलिड और मेटल सॉलिड के बाद में m प्लस n ये एक्वस बनता। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो अब यहां पर ये m प्लस n एक्वस आ रहा है और ये मेटल सॉलिड आ रहा है। बोला सर इक्वेशन तो सेम दिख रही है। नहीं, दिमाग लगाओ और समझो। यहां पर जो ये m प्लस n एक्वस है ये C फॉर कैथोड के कारण है और यहां पर जो ये m प्लस n एक्वस है ये एनोड के कारण है। क्लियर है क्या? तो ये आयन कैथोड पर और ये आयन एनोड पर दिख रहे हैं। क्लियर है? अब मैं अगर इसी चीज को यहां आपसे एक्सप्लेन करता हुआ लिखूं तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ई नॉट m सॉलिड से कन्वर्ट होगा m प्लस n एक्वस में। डन है बेटा? और यहां पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसी चीज को कह सकता हूं SRP, सॉरी SOP। डन? अब इसी चीज को मैं यहां लिखूंगा ई नॉट m प्लस n एक्वस और ये m सॉलिड, और इसी चीज को मैं लिखूंगा ई नॉट रिडक्शन या इसी चीज को लिखूंगा SRP। क्लियर है क्या? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होगा इनके चार्ज में होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। रीजन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो क्या मैं अब यहां पर लिख सकता हूं क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? या फिर मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो यहां तक क्या ये मेरी बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? इस एक्सपेरिमेंट से ये मतलब इस इक्वेशन से आपको ये पता लग गया होगा कि अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू x वोल्ट है तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली माइनस का x वोल्ट होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी लेकिन उनके साइन अलग अलग होंगे। तो OP बराबर माइनस RP, SOP बराबर माइनस का SRP बन जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो यहां तक समझ में आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नोट डाल करके अगर मैं इस चीज को लिख दूं, पहले बताओ शालू बेटा इतनी चीज समझ आ गई? तो क्या मैं यहां पर नोट डाल करके इस बात को आप लोगों के लिए स्पेशली लिख देता हूं ताकि पढ़ते हैं के दौरान आपको ये चीज बिल्कुल याद रहे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ SOP एंड SRP, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ SOP and SRP are same, but उनके जो साइन होंगे वो हमेशा चेंज होंगे। बट साइन चेंज, बट साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। क्लियर है? तो मैं यही तो चीज कहना चाह रहा हूं कि SOP विल इक्वल टू माइनस SRP। क्लियर बेटा?
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम होंगी, बस फर्क एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये पीछे से चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि ये सॉलिड है, ये A+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसको SOP कह सकता हूं, हाँ या ना? और SOP है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, E0A सॉलिड से ये A+2 एक्वस बन रहा है। मान लो कि इसकी वैल्यू x वोल्ट मैंने ले ली है, पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में होगा। अब इसी तरीके से अगर ये A+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्लियर है बेटा, और मुझे ये तुरंत प्रभाव से A दे देता है, तो ये मेरे पास में होगी SRP, और SRP को क्या मैं E0A+2 एक्वस और इसको क्या A सॉलिड लिख करके बताऊंगा, तो 101% ये माइनस x वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो फिर तो कहानी अब तुम्हारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। क्लियर है बेटा? यहां तक अगर वैल्यू सारी चीज समझ में आ गई है तो यहां तक अब फॉर्मूले बनाना सभी चीजों के लिए बड़ा आसान हो गया है। क्लियर है? तो देखिए, अगर इस पूरी रिएक्शन को तुम देख रहे हो तो बेटा ये तो एनोड पर हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है, और नीचे एक नेट सेल रिएक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि तुम अभी जस्ट ये यहां पर समझ करके आए हो कि ये नेट सेल रिएक्शन किस तरीके से डेवलप हो रही थी, दिख रही है? तो क्या आगे भी इसी तरीके से नेट सेल रिएक्शन का डेवलपमेंट होगा? और जब ये नेट सेल रिएक्शन बनेगी तो लुक मैंने किया क्या है, पहले इस चीज को देखो और समझने की कोशिश करो। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों आपस में जुड़ रही है। आओ इधर समझ लो। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, ये A सॉलिड में है और ये बड़ा ध्यान से देखो, ये A प्लस का A+2 एक्वस ये कैथोडिक है, और यहां पर ये A+2 एक्वस ये एनोडिक है, और साथ में ये A। तो क्या दोनों इक्वेशन जुड़ रही है क्या? तो नेट सेल को क्या मैं E सेल ऐसे लिख सकता हूं, E सेल, ये लीजिए E0 सेल, नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन को अब मैं देखूं तो SOP किसका, एनोड का, प्लस SRP किसका, कैथोड का। ये लीजिए, ये आपस में जोड़ करके एक इक्वेशन मैं बना सकता हूं क्या, और इसी चीज को लिख सकता हूं E0 सेल विल इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल। ये लीजिए, ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, इस चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आपको समझाता हूं, सारी किताबों में जो फॉर्मूले लिखे हुए रहते हैं जिनको आप पढ़ते हो, वो फॉर्मूले कैसे डेवलप होते हैं। पहले ये चीज क्लियर हुई? ये चीज अच्छे से क्लियर हुई क्या कि हम 2 इक्वेशनों को ऐड कर रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और एक रिडक्शन पोटेंशियल में। अब इसी इक्वेशन को आगे समझिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास में, बड़ा ध्यान से समझना, E0 सेल विल इक्वल टू E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, तो मैं इसको कहूंगा एनोड पार्ट और इसको कहूंगा कैथोड पार्ट। आप दोनों को जोड़ रहे थे, हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास में SOP है और ये मेरे पास में SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
और अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि SOP माइनस SRP होता है रिलेशन। क्लियर है? ये रिलेशन अभी अभी आप पढ़ करके आए हो कि SOP विल इक्वल टू माइनस SRP एक रिलेशन होता है। तो सुनिए, अब इसी इक्वेशन को मैं दो पार्ट में चेंज कर रहा हूं। अब वो दो पार्ट मैं कैसे ले रहा हूं सुनिएगा। मैंने कहा कि E नॉट सेल विल इक्वल टू ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो मैं इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ले लूं, होल सिस्टम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या होल सिस्टम रिडक्शन पोटेंशियल में ले लेता हूं। तो मैं ये कह देता हूं होल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर मैं एक बात कर लेता हूं कि होल मेरे पास में किसमें हो, रिडक्शन पोटेंशियल में। ये लीजिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए E नॉट सेल विल इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? किसका? एनोड का। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब माइनस कैसे? SRP माइनस SOP, SRP विल इक्वल टू माइनस SOP, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो बड़ा ध्यान से देखिए, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकता हूं क्या? तो ये तो था एनोड का और ये बना कैथोड का। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो क्या अब E नॉट सेल विल इक्वल टू, आप लोग जब फार्मूला लिखते हो किताबों में तो आपने देखा होगा एनोड माइनस कैथोड। यस या नो? क्लियर है क्या? एनोड माइनस कैथोड। तो कहां से आया ये एनोड माइनस कैथोड, जब ये पूरा का पूरा ही ऑक्सीडेशन में आपको दिया गया होगा। क्लियर है? एनोड माइनस कैथोड ये कैसे डेवलप हुआ? अब देखिए, क्या मैं इसी चीज को E नॉट सेल इज इक्वल टू एनोड जो मेरे पास में होता है, क्लियर है क्या बेटा? एनोड जो मेरे पास में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो कई किताबें इसको E नॉट एल और इसको E नॉट आर लिखती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मुद्दा ये है कि ये क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है या कंप्लीट रिडक्शन पोटेंशियल में है। तो देखिए, अगर पूरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं इसी से ही तो बना रहा हूं। शालू बेटा समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। और इसी तरीके से अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं, और ये सारी चीज किसमें होंगी? रिडक्शन पोटेंशियल में होंगी। ये सारी चीज किसमें हो? रिडक्शन पोटेंशियल में हो। क्लियर है? शालू बेटा मुझे सुन पा रहे हो ना? शाबाश। अगर अभी सारी चीज रिडक्शन पोटेंशियल में है तो बड़ा ध्यान से देखिए, E नॉट सेल विल इक्वल टू, आपके पास है E ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। अब आप देखिए कि ये आपके पास में एनोडिक पार्ट है और ये कैथोडिक पार्ट है। इसी चीज को मैं कह रहा हूं SOP और इसी चीज को कह रहा हूं SRP। अब पूरा ही क्वेश्चन आपको SRP में बनाना है। तो देखिए SOP इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस SRP। तो क्या मैं यहां पर और यहां पर अब इसको E नॉट सेल विल इक्वल टू E नॉट माइनस का SOP है, कन्वर्ट करूंगा SRP में। क्लियर है? तो इसको रिडक्शन लिखूंगा और ये टर्म कहलाएगी एनोड। ये देखो A लिख रहा हूं, फिर प्लस E नॉट रिडक्शन और ये टर्म है कैथोड। हाँ या ना? तो अब जब मैं इसको लिखूंगा तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, E नॉट रिडक्शन। तो बड़ा ध्यान से अब आप लोग मेरी बात को समझ लो। तो देखो
अब आपने इस पूरी चीज को क्या कह दिया, ये तो है कैथोड और ये है एनोड। तो क्या अब ई नॉट सेल विल इक्वल टू आप लिखते हो क्या, कैथोड माइनस एनोड। ये लीजिए किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, कैथोड माइनस एनोड अगर सारी चीजें रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई हो। और इसी चीज को ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस का ई नॉट एल भी बोला जाता है। बोलो बात समझ आई कि किताबों में फॉर्मूले कैसे बनाए गए हैं। बेटा मेन चीज ये है, और दूसरी चीज मेरे पास में ये है एसओपी माइनस एसआरपी, उसी से ये फार्मूले बनाए गए हैं। क्लियर है? तो अब ओवरऑल अगर मैं इनकी समरी देखूं तो ये मेरे पास में फार्मूला नंबर जो है वो पहला है, ये नंबर सेकंड है और ये नंबर थर्ड है। अब ध्यान रखो, अगर एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन में दे रखा हो तो ये लगा दो, दोनों ही ऑक्सीडेशन में पोटेंशियल दिए हो तो एनोड माइनस कैथोड कर दो, और दोनों ही रिडक्शन में दिए हुए हो तो कैथोड माइनस एनोड करके आप बड़ी आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और ये जो ई सेल है ये नेट सेल रिएक्शन है और इसी को अपन कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आ गई बात समझ में? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लो। सेल बंद है, सेल चालू नहीं है, सेल चालू करते ही तो करंट फ्लो हो जाएगा और डिफरेंस कम हो जाएगा। जब सेल बंद था, स्विच बंद था, तो इस वाले सेल में एनोड पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था वो, और कैथोड पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था वो, उन दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है ई नॉट सेल ईएमएफ। तो हम वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो यहां तक मेरी बात आज की क्लास की समझ में आई? अब तो न्यूमेरिकल पार्ट बचा है, ये सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले तो आपकी समझ में आ गए। अब तो थोड़ी थोड़ी देर के चैप्टर हैं, ज्यादा देर नहीं है, फटाफट फटाफट आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे। ये तो फंडामेंटल बेसिक्स थे जो आना बहुत जरूरी थे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज की क्लास मैं यहीं पे छोड़ता हूं ताकि आप इनको पढ़ें और पढ़ करके, ठीक है, कल हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आए और न्यूमेरिकल करना मैं स्टार्ट करूं तो आपको ये समझ में आए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, इसका ऐसे होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहां तक आपको मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल मिलते हैं सेम टाइम पर।